सेकेंड ईयर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चों ने पूरा चैप्टर नहीं समझना होता स्कीम के अकॉर्डिंग ना, और वो कुछ चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट एमसीक्यूज करते हैं या इंपॉर्टेंट करते हैं, तो इसलिए एक्सरसाइज भी समझाना ज़रूरी होता है। पहला सवाल देखें। कहता है एनलिस्ट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बेसिक एलिमेंट बताने हैं। बच्चे आंसर देने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर ये लफ्ज आपको नजर ना है एनलिस्ट, इसका मतलब लिस्ट बनानी है, और लिस्ट सिर्फ नाम की बनाई जाती है। लेकिन अगर आप नाम के साथ बेसिक डिटेल लिख दें, डेफिनेशन डिफाइन कर दें, तो बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, तो आंसर आपको मिलेगा पेज 26 के ऊपर, और टॉपिक है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो बेटे सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है रिसेप्टर। और रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर बेसिकली वो ऑर्गन, टिश्यू या सेल होते हैं, जैसा कि आईज, ईयर या स्किन वगैरह, जिन्होंने स्टिमुलस यानी चेंजेस को डिटेक्ट करना होता है। जैसा कि लाइट आंखों में पड़ना, तो आईज डिटेक्ट करेंगी। ठीक है। अब जो लाइट है वो एक चेंज है, स्टिमुलस है, तो आईज क्या हुई? रिसेप्टर हुई, मतलब डिटेक्ट करने वाले बॉडी के पार्ट्स। अब उसके बाद आप दूसरा पार्ट इस सेंसरी न्यूरॉन को बना सकते हैं। यानी पहला पार्ट रिसेप्टर हुआ, दूसरा पार्ट हुआ सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, यानी रिसेप्टर से मैसेज आएगा सेंसरी न्यूरॉन के पास। और तीसरा पार्ट होगा, हेडिंग दूसरी है लेकिन अगर तरतीब बनाए तो तीसरा पार्ट वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें बेटे ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है, और यहां तक मैसेज आता है। कौन लेकर आता है? दूसरा पार्ट यानी सेंसरी न्यूरॉन इन तक लेकर आता है। अब ब्रेन स्पाइनल कोड में क्या होते हैं? एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन होते हैं। अब जो चौथा पार्ट है, यानी वैसे अगर तरतीब बनाए तो वो इफेक्टर होता है। इफेक्टर वो पार्ट हैं जो रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। ठीक है। कब? जब उन पर मैसेज या नर्व इंपल्स आती है। कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इसी से ब्रेन और स्पाइनल कोड से जब यहाँ तक इफेक्टर तक मैसेज आता है, तो ये बॉडी के पार्ट क्या करते हैं? एक्शन पैदा करते हैं। इनमें मसल्स हैं इफेक्टर्स के अंदर, जो कैसे रिस्पॉन्स पैदा करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करके, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर ग्लैंड्स जो कि पैदा करते हैं अपनी सिक्रीशन। जी, तो बेटे दूसरा सवाल देखें। डिफाइन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर विद एग्जांपल। तो ये मैं उसी में पिछले सवाल में करवा चुका हूं, रिसेप्टर भी करवाया और इफेक्टर भी करवाया। तीसरा सवाल, स्टेट द पाथ ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्वस सिस्टम। तो बेटे ये भी तो वही सवाल है, मैसेज कैसे जाता है नर्वस सिस्टम में? पहले रिसेप्टर लेगा, रिसेप्टर देगा सेंसरी न्यूरॉन को, मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, सेंसरी न्यूरॉन देगा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीएनएस देगा इफेक्टर को, और इफेक्टर आगे रिस्पॉन्स पैदा कर देगा। तो यही यहां पर मैसेज ही जा रहा है। ठीक है। चौथा सवाल, डिफाइन नर्व इम्पल्स। ओके बेटे, तो 30 पेज पे आपको मिलेगा, यहां पर नर्व इम्पल्स है। सो नर्व इम्पल्स इज डिफाइंड एज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। तो बेटे देखें, नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल होते हैं, हमने पढ़ा था, वो न्यूरॉन्स होते हैं, जिनके अंदर मैसेज ट्रेवल करता है, ट्रांसफर होता है, और वो मैसेज ही बेसिकली ये नर्व इम्पल्स है। तो नर्व इम्पल्स वो मैसेज है जो किस नेचर का है? इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर का है। इलेक्ट्रो मीन चार्जेस। तो हमने जब ये डिटेल पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था हमारी बॉडी में ना चार्जेस यानी करंट दौड़ता है। जो मैसेज होता है ना नर्व इम्पल्स, वो करंट की शक्ल में होता है और केमिकल की शक्ल में होता है। केमिकल और करंट में कहाँ कहाँ यूज होना है इन्होंने? तो देखें, अगर हमारे पास एक न्यूरॉन है ना, ये एक न्यूरॉन है लेट सपोज, और ये दूसरा न्यूरॉन है। अब दोनों के दरमियान एक खाली जगह है, तो इस न्यूरॉन, पहले न्यूरॉन के अंदर मैसेज आएगा किसकी शक्ल में? करंट या चार्जेस की शक्ल में। ठीक है। और दरमियान में जो गैप आता है ना, तो वहां पे करंट या चार्जेस मूव नहीं कर सकते, तो वहां पे करंट को देखते हुए स्पेशल किस्म के केमिकल पैदा हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बोला था अगर बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो वो केमिकल फिर अगले न्यूरॉन तक अगेन मैसेज लेके जाते हैं, और अगले न्यूरॉन में दोबारा से करंट जनरेट हो जाता है। तो इसलिए ये मैसेज दो तरह का है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। बाज जगह पर इलेक्ट्रो मतलब करंट, और बाज जगह पर केमिकल, तो ये होती है नर्व इम्पल्स। ओके बेटे, तो पांचवा सवाल लिखें। नेम द फैक्टर्स। उन फैक्टर्स के नाम लिखने हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी हम शॉर्ट फॉर्म आरएमपी रखते हैं ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जब एक न्यूरॉन नर्व इंपल्स यानी मैसेज को कंडक्ट नहीं कर रहा होता, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर होता है।
अब वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल यानी वो कैसे हो सकता है, कौन से फैक्टर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके नाम लिखने। जी तो बेटे सेम पेज 30 पे आएंगे। यहां पर आपको मिलेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के यहाँ पर नीचे ना फैक्टर शुरू हो रहे हैं, उनको पढ़ते हैं। वैसे मैंने डिटेल में बताया हुआ है टॉपिक के अंदर, लेकिन थोड़ा रिवीजन हो जाएगी। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या इसी को पोलराइज्ड हालत कहते हैं, यानी न्यूरॉन की पोलराइज्ड हालत। इसमें होता क्या है, ये चीज याद रखना। इनर साइड हैज नेगेटिव, न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, नेगेटिव साइड होगा। आउटसाइड हैज पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेन बात है कि इस हालत में जो न्यूरॉन का अंदर वाला हिस्सा है ना वो नेगेटिव होता है और बाहर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है। अब यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंदर वाला हिस्सा नेगेटिव कैसे होता है और बाहर वाला पॉजिटिव कैसे होता है, इसके फैक्टर ही हम लोगों को बताने हैं। पहली बात या पहला फैक्टर कि लार्ज नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल जैसा कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड एक बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। दे आर मोर अबंडेंट इनसाइड द सेल, और ये सेल के अंदर होते हैं, ज्यादा अंदर होते हैं, बाहर इक्का दुक्का एक दो होते हैं। एंड कैन नॉट डिफ्यूज आउट, और ये बड़े होते हैं तो ये बाहर नहीं जा सकते। सो दीज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड फिक्स्ड एनाइन। तो पहली बात तो आसान है कि हमने देखना ना कि इन साइड क्या होना है, इनर नेगेटिव होना है। तो अंदर नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि अंदर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड मौजूद हैं जो कि क्या है, नेगेटिव, लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, और ये बाहर नहीं जा सकते, तो नेगेटिव चार्ज अंदर रहता है। तो पहला फैक्टर इसका हमें समझ आ गया। अगले पेज पे चलते हैं। कहता है कंसंट्रेशन ऑफ के पॉजिटिव इज 30 टाइम ग्रेटर इनसाइड द न्यूरॉन देन आउटसाइड। यानी जो के पॉजिटिव है ना, पोटेशियम पॉजिटिव, वो 30 गुना ग्रेटर यानी ज्यादा है अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो पॉजिटिव है, अगर ये 30 गुना अंदर ज्यादा है तो अंदर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आगे आगे पूरी बात समझते हैं। कहता है वाइल द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम पॉजिटिव इज 10 टाइम ग्रेटर आउटसाइड देन द इनसाइड द सेल। लेकिन सोडियम पॉजिटिव जितना अंदर है ना, 10 गुना बाहर ज्यादा है। ग्रेटर आउटसाइड यानी बाहर 10 गुना ज्यादा है। तो मैं ये बात कर रहा हूं, अगर हम यहां पर समझे कि अंदर जो है, यानी ये गोल सा न्यूरॉन है, इसके अंदर जो के पॉजिटिव है ना, वो के पॉजिटिव ये 30 टाइम्स मोर है, 30 गुना ज्यादा है अंदर बाहर की निस्बत। बाहर अगर एक पोटाशियम है तो अंदर 30 गुना यानी अंदर 30 होंगे, ऐसा समझ लो। सोडियम का उलट है, सोडियम जितने अंदर है बाहर 10 गुना ज्यादा है। मसलन अगर सोडियम एक Na अंदर है ना, Na पॉजिटिव, तो बाहर 10 होंगे। ठीक है, तो ये बात उसने कही है कि पोटाशियम 30 गुना ज्यादा होता है इनसाइड और सोडियम 10 गुना 10 टाइम ज्यादा होता है आउटसाइड। आगे देखें, सोडियम पोटेशियम पंप, और इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये वाला। ठीक है, एक पंप होता है जिसमें से सोडियम पोटेशियम गुजर सकता है। लेकिन ये गुजरना कैसे, इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन कॉन्स्टेंटली मूव दीज आइंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। यानी ये जो पंप है, ये इन आइंस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहां पर इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके उलट चलता है और एटीपी को इस्तेमाल करता हुआ। मसलन मैंने आपको ये बताया ना कि पोटाशियम अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो फिर जो बाहर वाला है ना, कम वाला, वहां से अंदर लेकर आता है पोटाशियम, मजीद पोटाशियम अंदर आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाहर से पोटाशियम अंदर जा रहा है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलना, यानी थोड़े वाले हिस्से से ज्यादा की तरफ जाना। तो देखे ना, बाहर पोटेशियम कम है तो वो कम भी अंदर बुला लिया जाएगा, बाहर पोटेशियम कम है वो भी अंदर बुला लिया जाएगा। और सोडियम अंदर कम था, आपको याद होगा, अंदर सोडियम कम होता है, बाहर सोडियम 10 गुना ज्यादा होता ना। सोडियम को कम अंदर से बाहर भेजा जाएगा, तो सोडियम का एरो बाहर की तरफ है और पोटेशियम का अंदर की तरफ, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एटीपी का इस्तेमाल करके होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, फॉर एवरी 2K पोटेशियम किधर जा रहा है, अंदर को। तो हर 2 पोटेशियम दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड, यानी जो 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं ना, उसके बदले में 3 सोडियम बाहर आते हैं। इस वजह से इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव देन आउटसाइड। मतलब अंदर जा रहे हैं 2 पोटेशियम, तो अंदर 2 पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं 3 सोडियम। हर एक लम्हे 2 पोटेशियम पॉजिटिव अंदर जाते हैं, 3 सोडियम पॉजिटिव बाहर आते हैं। तो फिर अंदर कम पॉजिटिव जा रहा है, बाहर ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन बाहर ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव हमें मिलेगा और अंदर हमें पोटेशियम मिलेगा,
लेकिन बाहर की निस्बत अंदर थोड़ी नेगेटिव होगी। ठीक है। अब एक तीसरी वजह भी है जिसकी वजह से इनसाइड यानी अंदर वाला हिस्सा नेगेटिव होना है, वो ये सम पोटेशियम के पॉजिटिव ऑल्सो लीक आउट ऑफ द सेल थ्रू पोटेशियम गेट ऑफ मेम्ब्रेन। यानी इसके अंदर से पोटेशियम यहां पर आप देख सकते हैं बाहर की तरफ लीक हो रहा है। बच्चा सोच सकता है ना कि सर अंदर तो पोटेशियम जा ही रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो बाद में लीक भी हो जाएगा। सो ओवरऑल इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा, आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जी तो बेटे छठा सवाल देखते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब अक्सर बच्चे ना इस सवाल को पहले के साथ कंफ्यूज करेंगे। पहले पूछा गया है बेसिक एलिमेंट या बेसिक कंपोनेंट नर्वस कोऑर्डिनेशन के, जो कि रिसेप्टर है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के बेसिक एलिमेंट या कंपोनेंट थे। अब जो है बेटे वो नर्वस सिस्टम के मेन कंपोनेंट है। तो इस सवाल में बेसिकली नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट पूछे हैं, ना के नर्वस कोऑर्डिनेशन के। तो नर्वस सिस्टम के मेन कंपोनेंट दो हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस और पीएनएस उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब आपने इतना सवाल लिखना काफी नहीं ना होगा। अब ये भी लिखना है कि सीएनएस के अंदर शामिल होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस के अंदर शामिल होते हैं कौन कौन, नर्व्स और गैंग्लिया। नर्व्स और गैंग्लिया। ठीक है। अब आप मजीद लिख सकते हो, न्यूरॉन के बारे में लिख सकते हो इसमें अगर सवाल छोटा लगे तो, और नर्व्स की आगे मजीद दो टाइप को भी लिख सकते हो ना। यानी नर्व्स के आगे दो टाइप हैं, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स ये भी लिख सकते हो। या एक लाइन या इस फ्लो चार्ट के अंदर ही आप ये लिख सकते हो कि सीएनएस में होते हैं कौन से न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं इसमें, और पीएनएस में होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो इस तरह से ये आपका शॉर्ट सवाल बन जाएगा। ओके बेटा जी, सातवां सवाल देखें, डिफाइन नारकोटिक ड्रग। नारकोटिक ड्रग क्या होते हैं, डेफिनेशन बताएंगे हम लोग, और गिव एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देनी है कि कौन सा ड्रग नारकोटिक है। जी तो बच्चे 46 पेज पे हमें जवाब मिल जाएगा। कहता है नारकोटिक ड्रग या सिंपली नारकोटिक कहते हैं, टाइप ऑफ ओपोइड ड्रग। ओपोइड ड्रग क्या होता है मैंने बताया था समझाते हुए कि ब्रेन के अंदर ओपोइड नाम के रिसेप्टर होते हैं, तो ये ड्रग जाके उन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, इसलिए ये ओपोइड ड्रग की कैटेगरी में आता है। बहरहाल ये एक ओपोइड ड्रग है नारकोटिक, दैट इज यूज्ड फॉर पेन रिलीफ, जिसका काम क्या होता है, पेन खत्म करना, कम करना दर्द को, एंड हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन एंड अब्यूज। और लोग काफ़ी ज़्यादा इसके एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, यानी इसके आदी हो जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, एंड अब्यूज़ और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, मॉर्फिन है, कोडीन है, या ऑक्सीकोडोन है। जी तो बेटे आठवां सवाल देखें, ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड टॉलरेंस। हमने दोनों टर्म्स पढ़ी हैं, ड्रग एडिक्शन भी पढ़ी है और टॉलरेंस भी पढ़ी है। हमें इनको डिफाइन नहीं करना फिलहाल, हमें इनके इफेक्ट्स लिखने हैं ऑन द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, कि ये नर्वस सिस्टम पर उसके फंक्शनिंग, उसके काम करने पर क्या असर करते हैं। तो बेटे इसका आंसर लिखवा रहा हूं मैं आपको, प्रॉपरली वो लिख लें। नंबर 1 है अल्ट्रेशन। अल्टर कहते हैं चेंज होना, या चेंज भी लिख सकते हैं आप लोग। अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, यानी जो ब्रेन नॉर्मली काम करता है वो काम करने में चेंजेस या तब्दीली आएगी जो बंदा इन ड्रग को इस्तेमाल करता है। नंबर 2 है चेंजेस इन न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिविटी, चेंजेस इन न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिविटी। आपको पता है ना न्यूरो ट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूरॉन के दरमियान कनेक्शन करते हैं, तो अगर उनमें चेंज आएंगे तो वो काम करने में डिफरेंट हो जाएंगे। नंबर 3 है इम्पेयर्ड जजमेंट। इम्पेयर्ड जजमेंट, आपको पता है ब्रेन जो है हमारा वो जजमेंट यानी फैसला लेता है, तो वो सही से या एक्टिवली फैसला नहीं ले पाएगा, एंड कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन भी सही से बॉडी नहीं कर पाएगी। मतलब हम चलेंगे फिरेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, ब्रेन जो है वो एक्टिव नहीं होगा, वो डल सा या इनएक्टिव सा हो जाएगा। तो ये इफेक्ट हो गया तीसरा। अभी चौथा देखें, चेंज इन मूड एंड बिहेवियर।
तो जो बंदा ड्रग एडिक्शन करता है उसके मूड और बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो अनएक्सपेक्टेडली बिहेव कर सकता है। ठीक है। और पांचवा और आखिरी इफेक्ट है इस शॉर्ट के लिए, दैट इज द डिपेंडेंस, यानी वो बंदा ड्रग पर डिपेंड हो जाएगा, छोड़ेगा तो उसको एंग्जाइटी बेचैनी सी होने लग जाएगी। एंड विदड्रॉल सिम्टम्स, और अगर उसको किस तरह से ज़बरदस्ती या किसी वजह से छुड़वा दिया जाए तो उसको विदड्रॉल सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स यानी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, जैसा कि जी घबराना या इस तरह के इफेक्ट जो है ना, विदड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ तक वैसे सवाल ठीक है, लेकिन विदड्रॉल सिम्टम समझने हैं पढ़ने हैं तो 49 पे आएंगे। यहाँ पर मैंने आपको विदड्रॉल सिम्टम सारे पढ़ाए थे, ये सारे आपने पढ़ लेने हैं। ओके बेटे, अब मेरी बात समझनी है, आप लोगों ने सुननी है। 9वां सवाल, 10वां सवाल और 11वां सवाल, ये क्या है? कॉजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट। इसमें स्ट्रोक और मेनिंजाइटिस की है, इसमें सब कुछ ब्रेन ट्यूमर का पूछा है, और नीचे वाले में अल्जाइमर पूछा है। अब बेटे मैंने जो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर दिया ना, एमसीक्यू से पिछला लेक्चर, वो इसी डिजीज के बारे में। अब जब मैंने वो सारा लेक्चर दिया हुआ है तो ये तीनों डिजीज को दोबारा बताने का मकसद है कि दोबारा से लेक्चर को रिपीट करो। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने सिर्फ एक्सरसाइज पे आए हैं ना आप लोग, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएं या सर्च कर लें, ये जो डिजीज है ना, ये जो डिजीज है जी, ये टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। इस टॉपिक के नाम से आगे मेरा नाम लिख लें, चैनल का नाम, तो टॉप पे वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है। और वहां पर आपने ये डिजीज सारी अच्छे से समझ लेनी है। सारी नहीं समझना चाहते तो जो एक्सरसाइज में है सिर्फ वही समझ लें, काफी है जी। तो बच्चे अभी हम 12वां शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां सवाल। अब आपको इसमें एक सीरीज सवाल की मिलेगी और वो सारे होंगे डिफरेंशिएट के बारे में, यानी दो चीजों के दरमियान फर्क, और आप देखते हो कि ये सवाल अक्सर आए होते हैं। ठीक है। पहला है एक्सोन और डेंड्राइट में फर्क करें जी। तो बेटा जी मूव करेंगे पेज 27 पे, आपको ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, देखें। इस सवालों में ना जिनमें स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करें, बड़ा प्यारा करके, और बड़ा अच्छा मार्क्स आएंगे आपके। तो ये न्यूरॉन आप ड्रॉ कर दें, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। अब इसमें हमें डेंड्राइट और एक्सोन में फर्क करना है। सबसे पहले डेंड्राइट देखते हैं। बेटे ये जो सेल बॉडी है ना, ये सारा ऐसा क्या है? सेल बॉडी। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ, सेल बॉडी के साथ अटैच्ड या एक्सटेंडेड फैली हुई ब्रांचेस होती हैं जिनका नाम है डेंड्राइट। और ये डेंड्राइट का काम क्या होता है? आने वाले नर्व इंपल्स या मैसेज को कैरी करना। तो सबसे पहले मैसेज किसके पास आता है? इन्हीं डेंड्राइट्स के पास आता है। ये जो ट्री की ब्रांचेस होती है ना, वैसे तो वो मैसेज फिर इस सेल बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये डेंड्राइट होता है। ठीक है। तो आपने इसको पढ़ लेना है कि ये एक्सटेंशन है सेल बॉडी की, और ये रिसीव करते हैं मैसेज। बहरहाल इसको बेसिकली रीड कर लेना है आपने। और उसके बाद एक्सोन की बात करते हैं। तो बेटे इसी सेल, ये सारा सेल बॉडीज है ना, उससे एक बड़ी सी ब्रांच निकल रही है। ठीक है। एक्सटेंशन ही है सेल बॉडी की भी, ये भी सेल बॉडी की एक्सटेंशन है, सेल बॉडी से ही निकल रही, जिसका नाम है एक्सोन। और इसका काम क्या होता है? सेल बॉडी के पास जो मैसेज डेंड्राइट लेकर आया था ना, वो मैसेज अब दूर लेकर जाना, ताकि अगले न्यूरॉन या अगले सेल तक पहुंचा सके। तो ये डेंड्राइट और एक्सोन का काम है जो इन पैराग्राफ्स में आपको मिलेगा। ओके बेटा जी, दूसरा देखें, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, तीनों में फर्क करना है जी। तो पेज 28, सेंसरी न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का टॉपिक है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? मैंने शॉर्ट क्वेश्चन 1 में बताया कि ये रिसेप्टर से इंपल्स यानी मैसेज को कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। अब बेटे इनकी सेल बॉडी की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी लोकेट होती है आउटसाइड ऑफ द सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाहर इनकी सेल बॉडीज होती हैं सेंसरी न्यूरॉन की, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर कॉल्ड गैंग्लिया। और वो सेल बॉडी का एक क्लस्टर गुच्छा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है। उसके बाद एक और बात इसके बारे में याद रखिएगा, जो सेंसरी न्यूरॉन है ये यूनिपोलर होते हैं। मतलब क्या है, मकसद क्या है इस बात का? इट मीन दैट दे हैव ओनली वन लॉन्ग डेंड्राइट। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, ये कितने डेंड्राइट्स हैं, छोटे छोटे ना ब्रांचेज है डेंड्राइट्स। तो इसका मतलब है ये सेंसरी न्यूरॉन नहीं है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन में तो वन लॉन्ग डेंड्राइट, एक लंबा डेंड्राइट होता है। बहरहाल सेंसरी न्यूरॉन के बारे में कुछ पढ़ने के बाद आप मूव करेंगे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस या इंपल्सेस को अवे यानी दूर लेके जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन करीब लेके आते हैं और मोटर न्यूरॉन दूर लेकर जाते हैं। समझ आई? तो कहता है दे हैव सेल बॉडी ऑन वन एंड
लॉन्ग एक्सोन एंड मैनी डेंड्राइट, यानी ये मोटर न्यूरॉन बना है, जिसमें मैनी डेंड्राइट यानी बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी किसी एक एंड के ऊपर है, और साथ में एक लॉन्ग एक्सोन, एक बड़ा एक्सोन होता है। उसके बाद तीसरी न्यूरॉन की टाइप है इंटरन्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन। ये पूरे के पूरे यानी इंटायरली सीएनएस के अंदर होते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे बना होता है? इंटर या एसोसिएटिव न्यूरॉन से बना है। ये आपने कोई पूछे तो आंसर कर देना है। तो जाहिर है सीएनएस क्या करता है या इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं? दे रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इन्हीं तक मैसेज लेके आता है, तो लिहाजा ये इम्पल्स या मैसेज को लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन या दूसरे इंटर न्यूरॉन से, क्योंकि ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे इंटर न्यूरॉन होंगे ना, अगर ये ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन ये वाला इंटर न्यूरॉन से भी मैसेज ले सकता है, या ये वाला इंटर न्यूरॉन बाहर से आने वाले सेंसरी न्यूरॉन से भी मैसेज ले सकता है। ठीक है। एंड ट्रांसमिट इम्पल्सिस टू मोटर न्यूरॉन। तो ये इम्पल्स आगे मोटर न्यूरॉन को देगा। यहां पर मोटर में पढ़ा ना कि ये सीएनएस से मैसेज दूर लेके जाते हैं, तो इसका मतलब सीएनएस इनको मैसेज देता है। और अदर इंटर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को भी मैसेज दे सकता है, जैसा कि ये इंटर न्यूरॉन है, आगे भी इंटर न्यूरॉन हो, तो इंटर न्यूरॉन को मैसेज देगा। और बाहर ब्रेन और बाहर बात करें तो वो मोटर न्यूरॉन को भी दे सकता है। समझ गए? तो बेटे इनके सम इंटर न्यूरॉन, कुछ इंटर न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनका शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट एक्सोन होता है। उनका ये जो एक्सोन है, जैसे ये मोटर न्यूरॉन थी जिसका एक्सोन लंबा था, तो उनका शॉर्ट होता है। और वो शॉर्ट वाले क्या करते हैं? फॉर्म सर्किट विद नियर बाय न्यूरॉन टू एनालाइज स्मॉल इंफॉर्मेशन। और वो सर्किट बनाकर यानी ग्रुप्स बनाकर स्मॉल इंफॉर्मेशन, छोटी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। जबकि दूसरे इंटर न्यूरॉन जिनके लंबे लॉन्ग एक्सोन होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो वो अदर न्यूरॉन से कनेक्ट कर लेते हैं। जी बेटे, अभी आगे देखें, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इनके दरमियान फर्क करेंगे अब। ओके बेटे, तो मैं इसको लिख के दिखाऊंगा, यहां पर आपने नोट कर लेना। माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होता है? इन न्यूरॉन में जो एक्सोन होते हैं ना, हमने अभी देखा ना, न्यूरॉन के अंदर एक एक्सोन पार्ट होता है, उसके ऊपर बेटे माइलन शीथ होती है, तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो एक्सोन हैज माइलन शीथ। ठीक है, तो एक्सोन के ऊपर माइलन शीथ चढ़ी हो तो माइलिनेटेड। और यहां पर सेम बात आपने लिखनी है, एक्सोन हैज नो माइलन शीथ, बाकी पूरा लिख देना है। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, तो बेटे ऐसा होता है कि मान लो इस तरह के लंबा सा एक्सोन है, उसके ऊपर ऐसे माइलन शीथ चढ़ी होती है ना, ये इतनी माइलन शीथ है। ठीक है, यहां पर अटैच होगी, तो फिर दोबारा से माइलन शीथ आएगी, फिर यहां पर दोबारा से माइलन शीथ आएगी, लेकिन दरमियान में आपको छोटे छोटे गैप नजर आ रहे हैं जहां पर माइलन शीथ नहीं होती, तो वो होते हैं नोड ऑफ रेनवियर। मतलब जब माइलन शीथ है ना, तो आप लिखेंगे दे हैव या इट हैज नोड्स ऑफ रेनवियर। तो इसके ऊपर क्या होते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर मौजूद होते हैं। किसके ऊपर? ऐसे न्यूरॉन जो माइलिनेटेड यानी जिनके ऊपर माइलन शीथ चढ़ी होती है। जबकि इधर आप लिखेंगे नो नोड ऑफ रेनवियर, यानी यहां पर नोड्स ऑफ रेनवियर नहीं होते, क्योंकि यहां पर माइलन शीथ ही नहीं होती। अब अगली बात देखें जरा, जब ये नोड आ जाते हैं ना, तो नर्व इंपल्स ये नोड से नोड तक जंप करके जाती है, दरमियान वाली माइलन शीथ से नर्व इंपल्स नहीं जा सकती। तो ऐसी नर्व इंपल्स को बोलते हैं सल्टेटरी या जंपिंग इंपल्स। तो यहां पर आप लिखेंगे इट हैज, यानी इसके अंदर सल्टेटरी सल्टेटरी या जंपिंग, यानी नर्व इंपल्स जंप करके जाएगी, जंपिंग कंडक्शन। इसके अंदर जंपिंग कंडक्शन होती है, जबकि इसके अंदर नो, आप कहेंगे इट हैज नो जंपिंग या सल्टेटरी कंडक्शन। और आखिरी बात आप क्या लिखेंगे? बेटे ये जो जंपिंग कंडक्शन होती है ये थोड़ी तेज होती है, क्योंकि दरमियान में एक अच्छा खासा पार्ट इंपल्स स्किप कर देती है, तो इसलिए ये जल्दी हो जाती। तो आप कहेंगे कि इंपल्स जो है वो कंडक्ट होती हैं, इंपल्सेस जो हैं वो कंडक्ट होती हैं फास्टर। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे यही सेम बात, और स्लोअर लिख देंगे, इंपल्स स्लो कंडक्ट होती हैं। जी तो बेटे अभी अगला सवाल है, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। जी तो बेटे ये भी सवाल आप लिखेंगे, वाइट मैटर और ग्रे मैटर में फर्क क्या है। तो अगर किसी जगह पे माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है ना,
उसके एक्सॉन इकट्ठे हुए हों, तो वो वाइट मैटर होता है। तो वाइट मैटर में क्या होता है, मैं बोलूँगा इट कंटेन्स, ये लिखते रहें साथ साथ, इट कंटेन्स माइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, इट कंटेन्स माइलिनेटेड एक्सॉन, ये यूं कह लें एक्सॉन ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक ही बात है। तो वाइट मैटर बनेगा उस जगह पर। और अगर अगर किसी जगह पर सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाएं, सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाएं, इसके अलावा डेंड्राइट्स इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, डेंड्राइट्स इकट्ठे हो जाएं, या नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन इकट्ठे हो जाएं, तो वो जगह ग्रे मैटर होती है। तो बेटे इसमें हम लिखेंगे इट अपीयर्स वाइट, यानी इसका कलर वाइटिश सा नजर आता है। इट अपीयर्स वाइट ड्यू टू माइलन शीथ, ड्यू टू, क्योंकि इसमें माइलिनेटेड एक्सोन आने ना, तो माइलन शीथ की वजह से ये वाइट होता है। और आप लिखेंगे इट लैक्स माइलन, क्योंकि इसमें माइलन नहीं होती, इट लैक्स माइलन, सो इट अपीयर्स ग्रे। तो हमें ये अपीयर कैसा होता है, ग्रे कलर, सो इट अपीयर्स ग्रे इन कलर, ये दूसरा पॉइंट। और यहां तक आप सवाल लिखेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि अगर हम इस तरह एक्सोन को मिला दें, तो आपने तो पढ़ा था ये एक एक्सोन है, फिर दूसरा एक्सोन है ये वाला, फिर तीसरा ये वाला, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये तो नर्व बन जाती है ना एक्सोन को मिलाने से। और इस तरह यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि सेल बॉडी को मिला दो, तो सेल बॉडी को मिलाने पर क्या बनता है, गैंग्लिया बन जाता है। तो फिर ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होता है, अब बात को समझिएगा। ये जो नर्व और गैंग्लिया बनते हैं, ये बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के मिलने से बनते हैं, लेकिन ये पीएनएस के अंदर होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सीएनएस यानी ब्रेन के अंदर भी ये चीज़ें मिलती हैं, सेल बॉडी मिलती है, डेंड्राइट, एक्सॉन्स मिलते हैं, लेकिन उससे ये मैटर बनते हैं, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर। नर्व्स में नहीं बनती, गैंग्लिया नहीं बनता। सो आप कहेंगे, याद रखेंगे जहन में कि ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर बेसिकली सीएनएस में होते हैं, यानी ब्रेन में आपको मिलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में आपको मिलेंगे, लेकिन सीएनएस के अंदर। ओके बेटा जी, अब हमारे पास है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। जी तो बेटे आंसर मिलेगा पेज 41 के ऊपर। सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर, ठीक है। अब जो क्रेनियल नर्व्स है, डेफिनेशन क्या होगी, आप कहेंगे ऐसी नर्व्स जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ब्रेन, मतलब दिमाग से निकलने वाली, ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और टोटल इसके 12 पेयर होते हैं। जो पहले दो हैं पेयर है ना क्रेनियल नर्व्स के, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, वो सेरिब्रम से बहरहाल आपने क्रेनियल और स्पाइनल में फ़र्क लिखना है ना, तो आप ये बात ना लिखना, ये जो 2 वाली बात या 10 वाली बात कर रहे हैं। पहली बार डेफिनेशन होगी कि आप लिखेंगे ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकल रही होती हैं। नंबर 2 पे आप उनका नंबर लिखेंगे, 12 पेयर होते हैं। नंबर 3 पे आप लिखेंगे कि कुछ क्रेनियल नर्व्स सेंसरी नेचर की हैं, कुछ मोटर की हैं और कुछ मिक्स्ड की हैं। 3 बातें, यही 3 बातें आप लिखेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। तो स्पाइनल नर्व्स के बारे में डेफिनेशन क्या होगी, ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। नंबर क्या है बेटे, ये 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। और तीसरी बात, ये तमाम मिक्स्ड होती हैं, क्रेनियल की तरह नहीं कि कुछ सेंसरी कुछ मोटर कुछ मिक्स, नहीं, ये सारी क्या होती हैं, मिक्स्ड होती हैं। जी बच्चे आगे देखें, हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, तो मैंने शॉर्टली लिख लिया, आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एएमपी यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे इट एग्जिस्ट, ये तब एग्जिस्ट करता है व्हेन न्यूरॉन, जब एक न्यूरॉन इज नॉट ट्रांसमिटिंग, नॉट इज नॉट ट्रांसमिटिंग, व्हेन न्यूरॉन इज नॉट, ठीक है, जब वो नहीं ट्रांसमिट कर रहा होता, यानी कंडक्ट कर रहा होता, नहीं कंडक्ट कर रहा होता, एन एक्शन पोटेंशियल, तो जब वो एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट नहीं ना कर रहा होता, तो हम देखते हैं कि वहां पे मौजूद होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, तो आप कहेंगे एग्जिस्ट, यानी ये तब एग्जिस्ट करता है व्हेन न्यूरॉन, जब एक न्यूरॉन ट्रांसमिट कर रहा होता है, बाकी सारा वही है, नोट छोड़ दें, ट्रांसमिट कर रहा होता है एक्शन पोटेंशियल। तो इसमें रेस्टिंग में हमने एक शॉर्ट भी देखा कि इसमें जो इनसाइड है ना, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज मोर नेगेटिव
न्यूरॉन के अंदर क्या होती है, मोर नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव होता है देन आउटसाइड, यानी बाहर की निस्बत। तो उसमें आरएमपी में रेस्टिंग में मैंने बता दिया, एक्शन में आप इसका उलट कर लेना। तो बेटे अगर हम ये पोटेंशियल है ना, और फिजिक्स में पढ़ा है कि जो पोटेंशियल होता है वो वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। तो अगर हम वैल्यूज देखें तो आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है -70 मिली वोल्ट, जबकि एएमपी यानी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है +50 मिली वोल्ट। क्लियर जी। तो बेटे अगला सवाल देखें, पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। ओके बेटा जी, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में फर्क करते हैं। पोलराइजेशन क्या होती है? इट इज रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन, यानी अगर न्यूरॉन रेस्ट कर रही है तो हम उसको पोलराइज्ड कहते हैं और इस हालत को पोलराइजेशन कहते हैं। तो रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेट होती है पोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन, इट अक्कर्स, या ये वो स्टेट होती है व्हेन न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, जब न्यूरॉन को स्टिमुलस आता है या नर्व इम्पल्स आती है, तो न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, तो हम उसको बोलते हैं कि वो डीपोलराइज हो गया है या वो डीपोलराइजेशन में जा चुका है। अब पोलराइजेशन यानी रेस्टिंग हालत में हमने अभी सवाल देखा कि जो इनसाइड ऑफ न्यूरॉन है, यानी न्यूरॉन के जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज मोर नेगेटिव, वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव देन आउटसाइड, ठीक है। तो देन आउटसाइड ये होता है पोलराइजेशन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज लेस नेगेटिव, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज लेस नेगेटिव, वो नेगेटिव कम हो जाती हैं एंड मे बिकम पॉजिटिव, एंड और पॉजिटिव भी हो सकती है, मे बिकम पॉजिटिव, ये डिपोलराइजेशन में होता है, समझ गए। और इसके साथ आप वो वैल्यूज लिख सकते हैं कि यहाँ पर -70 मिली वोल्ट है और यहाँ पर +30 +40 +50 तक वैल्यू जा सकती है मिली वोल्ट के अंदर। जी तो बच्चे अभी हमारे पास है रीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन। तो बेटे अभी हमने देखा ना कि पोलराइजेशन होता है कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग हालत में होता है और बाद में वो जब उसमें स्टिमुलेशन आती है तो डीपोलराइजेशन होती है। अब जब स्टिमुलेशन जाती है तो न्यूरॉन ने दोबारा रेस्टिंग की तरफ आना है ना, क्योंकि स्टिमुलेशन जा चुकी है, तो उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो बेटे रीपोलराइजेशन फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, वो रिटर्न होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न्स, यानी वो वापस आता है टू ओरिजिनल रेस्टिंग लेवल, ठीक है, या रेस्टिंग स्टेट, ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट पर वापस आता है, रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। कब? आफ्टर डीपोलराइजेशन, आफ्टर डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन करके न्यूरॉन अपने रेस्टिंग हालत में स्टेट पे वापस आता है, तो बेटे ये होती है रीपोलराइजेशन। अब देखते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो बेटे बात को समझिएगा, जब रीपोलराइजेशन हो रही होती है ना, यानी मेम्ब्रेन दोबारा रेस्टिंग की तरफ आ रही होती है, और रेस्टिंग की तरफ आने से मुराद है कि जो इनसाइड है वो नेगेटिव हो रहा होता है। तो कुछ छोटे से टाइम के लिए ऐसा होता है कि इनसाइड नेगेटिव ज्यादा हो जाता है, जितना रेस्टिंग पे होता है उससे भी ज्यादा। तो दैट कंडीशन इज नोन एज द हाइपर पोलराइजेशन। सो हम कहेंगे कि इसमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, या मेम्ब्रेन जो है वो बिकम, यानी वो बन जाती है इवन मोर नेगेटिव, यानी उससे भी ज्यादा नेगेटिव, इवन मोर नेगेटिव, इससे ज्यादा नेगेटिव देन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, देन आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये थोड़े टाइम के लिए होता है, तो फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो यहां पर रीपोलराइजेशन के दौरान ये होता है, क्योंकि रीपोलराइजेशन में न्यूरॉन कहां पे आ रहा होता है, रेस्टिंग की हालत में। रेस्टिंग की हालत में मतलब वो इन साइड यानी अंदर वाली साइड पर नेगेटिव कर रहा होता है, लेकिन एक छोटे से टाइम के लिए वो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इन साइड जो है वो मोर नेगेटिव हो जाता है, वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, रेस्टिंग से भी ज्यादा। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। तो बेटे अब देखते हैं रीपोलराइजेशन होती कैसे है। तो यहां पर हम देखेंगे मेनली एसोसिएटेड, यानी ये मेन इसकी वजह है होने की, मेनली एसोसिएटेड विद लीविंग के पॉजिटिव,
विद लीविंग के पॉजिटिव द न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन में से जब के पॉजिटिव बाहर निकलते हैं तो चूंकि पॉजिटिव बाइट जा रहे हैं तो इसलिए इन साइड यानी अंदर वाली साइड पर नेगेटिव आना ही है, और यही रेस्टिंग की पहचान होती है कि उसमें उस हालत में, रेस्टिंग की हालत में न्यूरॉन का इनसाइड क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। वजह क्या होती है नेगेटिव होने, या प्रोसेस क्या होता है, के पॉजिटिव लीव कर जाता है। और हाइपरपोलराइजेशन क्या होती है बेटे, इसकी रीज़न भी बहुत आसान है। अक्कर्स यानी ये तब होगी बिकॉज, क्योंकि पोटेशियम यानी के पॉजिटिव चैनल्स, जो पोटेशियम के चैनल्स हैं वो खुले रह जाते हैं, रिमेन ओपन। ठीक है, रिमेन ओपन फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए। देखें ऐसा होता है कि पोटेशियम चैनल खुलते हैं ना, तो फिर ये पोटेशियम आउटसाइड यानी बाहर को लीव कर जाता है। जब वो बाहर को लीव करेगा तो पोटेशियम बाहर चला गया, यानी अंदर क्या आ गया, अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन अंदर सॉरी नेगेटिव आ गया, यानी रेस्टिंग आ गया। लेकिन वो टाइम पे क्लोज नहीं हो पाते, थोड़ा डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से मजीद पोटेशियम निकल जाता है। मजीद पोटेशियम के पॉजिटिव निकलेगा तो अंदर रेस्टिंग से भी ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव बाहर निकल रहा है। तो दैट इज़ द हाइपरपोलराइजेशन। जी तो बेटे अब अगला देखें, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसका मैं बता देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। देखिए मान ले एक न्यूरॉन है और एक ये दूसरा न्यूरॉन है, मैं डायग्राम नहीं बना रहा, टाइम बचा रहा हूँ। अब दरमियान वाले गैप को याद है क्या बोलते हैं, सैनैप्स। तो इस दरमियान वाले गैप को हम सैनैप्स ही तो बोलेंगे। तो अब सैनैप्स से जो पहले आने वाला यानी बिफोर सैनैप्स जो न्यूरॉन है, दैट इज नोन एज द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या लिखेंगे आप, द न्यूरॉन प्रेजेंट, द प्रेजेंट बिफोर सैनैप्स, ठीक है, जो सैनैप्स से पहले आ रहे हैं। और सैनैप्स के बाद आने वाला न्यूरॉन होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। दो बातें हो गई, मतलब एक एक बात होगी दोनों की। अब दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है बेटे, जो प्री सिनेप्टिक यानी पहले आने वाला न्यूरॉन है ना, उसके अंदर स्पेशल किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो प्री सिनेप्टिक के अंदर स्पेशल केमिकल यानी न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। और पोस्ट, क्योंकि दोनों में फर्क करना ना, पोस्ट के अंदर या पोस्ट के मेम्ब्रेन के ऊपर ना स्पेशल किस्म के इस तरह के रिसेप्टर लगे होते हैं। तो वो रिसेप्टर उन केमिकल यानी न्यूरो को अटैच करवाने के लिए होते हैं। तो ये फर्क हो गया। दूसरा बात आप क्या लिखेंगे, दो बातें लिखनी आपने। दूसरी बात लिखेंगे कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर स्पेशल केमिकल यानी न्यूरो होते हैं, और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो न्यूरो को ले सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद बेटे आप अगला सवाल देखें, सिनेप्टिक नोब और सिनेप्टिक वेजिकल्स में भी फर्क लिखना है। जी तो बेटे समझने के लिए आप पेज 34 पे आएंगे, आपको इस पेज के ऊपर यहां पर मिलेगा सिनेप्टिक नोब भी मिलेगा और सिनेप्टिक वेजिकल भी मिलेगा। तो देखिए ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन यानी जो पहला न्यूरॉन है ना, उसका एक्सॉन जब एंड होता है ना तो ये इस तरह का स्वोलन यानी थोड़ा फूला हुआ पोर्शन है। आप देख सकते हैं न्यूरॉन की इतनी मोटाई है, तो नीचे वाला हिस्सा तो उस हिसाब से फूला हुआ है ना। तो फिर ये जो स्वोलन स्वेल हुआ पोर्शन है, दैट इज द सिनेप्टिक नोब। ठीक है, और सिनेप्टिक वेजिकल क्या है, इसी सिनेप्टिक नोब के अंदर ये छोटे छोटे आपको वेजिकल नजर आ रहे हैं जिनकी एक मेम्ब्रेन भी है, उनका नाम है सिनेप्टिक वेजिकल। और उसी वेजिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये मेन बातें थी, आपने बना के लिख देनी है। जी तो बेटे अगला सवाल देखें, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बच्चे सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पहला पॉइंट क्या होगा कि ये नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस या वॉलंटरी एक्टिविटीज उनको कंट्रोल करता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को या इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को, एक्टिविटीज को। ठीक है, ये पहला पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ये जो है ये किन मसल के साथ रिलेट करता है या कंट्रोल करता है, तो बेटे ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल को, क्योंकि स्केलेटल मसल ही तो वॉलंटरी होते हैं ना। वॉलंटरी ऐसी चीज जो आपकी मन मर्जी के मुताबिक हो, तो आप स्केलेटल यानी बाजू हाथ वगैरह के मसल अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल को ये बेटे कंट्रोल करता है ये सिस्टम यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ये कंट्रोल करता है चूंकि इनवॉलंटरी को, तो इसमें आ जाते हैं कार्डियक मसल यानी दिल के मसल, इनवॉलंटरी होते हैं। इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स होते हैं
जो कई लोकेशन में मौजूद होते हैं बॉडी में ना, वो भी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी, उनको भी कंट्रोल करता है क्योंकि इसने इनवॉलंटरी को ही कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो ग्लैंड्स होते हैं, और ग्लैंड भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो ये फ़र्क है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। जी तो बेटे अब आखिरी सवाल है, ड्रग एडिक्शन और ड्रग टॉलरेंस में फ़र्क करना है। तो आप आएंगे पेज 47 के ऊपर, आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले ड्रग एडिक्शन, जिसको हम नॉर्मली नशे की आदत या लत कहते हैं। तो ड्रग एडिक्शन क्या होता है, डिसऑर्डर, ये ऐसी बीमारी है ऑफ अनकंट्रोलेबल ड्रग डिज़ायर, जिसमें जो ड्रग लेने की डिज़ायर, ख्वाहिश है, वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता अपने ऊपर। एंड यूज़, और वो इस्तेमाल करता रहता है, डिस्पाइट इट्स नेगेटिव इफेक्ट, डिस्पाइट कहते हैं बावजूद। तो बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट यानी बुरे असरात आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको डिज़ायर उसमें पैदा होती रहती है उसको यूज़ करने की। तो ये होती है ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग टॉलरेंस क्या होती है, अब एज अ पर्सन कंटिन्यूज टू यूज ड्रग, अब बंदा एडिक्शन के बाद भी वो यूज करता रहे, तो बॉडी बिकम्स अडेप्टिव, बॉडी में थोड़े चेंज आते हैं, ठीक है। एंड लेस सेंसिटिव टू इट्स इफेक्ट, यानी पहले अगर बॉडी को 5 ग्राम किसी ड्रग से एक अच्छा खासा प्लेयर मिल रही थी, अच्छा खासा इफेक्ट मिल रहा था, तो अब काफी देर जब इस्तेमाल करता है ना वो बंदा, तो उसको 5 ग्राम से वो इफेक्ट ही नहीं मिलता। तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस, ठीक है। तो बॉडी बिकम अडेप्टिव, बॉडी उस ड्रग को के लिहाज से अडेप्ट हो जाती है, एंड लेस सेंसिटिव टू इफेक्ट, और वो इफेक्ट पर उतना सेंसिटिव नहीं होती। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द ड्रग टॉलरेंस, ठीक है। आफ्टर ड्रग टॉलरेंस द पर्सन मे रिक्वायर हायर डोज टू अचीव द सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। तो फिर वो बंदा डोज बढ़ाता है, क्योंकि वो उसको उतना सेटिस्फेक्शन प्लेयर नहीं मिल रही होती, तो वो डोज बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल वो 7 mg कर देगा, तो जब वो डोज बढ़ाएगा फिर जाके उसको सेम इफेक्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये टॉलरेंस होती है, ठीक है। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड एडिक्शन, ज्यादा डोज से उसको ज्यादा एडिक्शन हो जाएगी।